सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन न्यायपालिका पर चल रहे थे। कल हमने देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है उसमें, उनका क्या कार्यकाल है, क्या वेतन है और क्या भत्ते हैं। आज के भाग में हम जो जानेंगे वो है न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी, उस सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। चलिए, हम टॉपिक चल रहे थे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्व, जिसमें कि हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग पिछले भाग में देखा कि उनकी नियुक्ति के 3 ढंग है, जनता द्वारा, विधानमंडल द्वारा और कार्यपालिका द्वारा। ये दोनों ही ढंग जो हैं वो भेदभावपूर्ण हैं और कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, इसी प्रणाली को भारत ने अपनाया है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अब इससे हम आगे देखते हैं। आज नौकरी की सुरक्षा। देखिए, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को कायम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें गारंटी हो कि इतनी उम्र तक वो काम करेंगे ही करेंगे, कोई उन्हें ज़बरदस्ती हटा नहीं सकता। तभी वो जो निर्णय हैं वो बिना किसी पक्षपात के देंगे, भ्रष्टाचार रहित रहेंगे ये लोग। अगला देखते हैं। देखिए, लंबा कार्यकाल। जो न्यायाधीश हैं, देखिए, काफ़ी मेहनत करने के बाद उस पद तक पहुंचते हैं, तो जो इनका कार्यकाल है वो छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो हो सकता है कई लोग सोचेंगे कि रिश्वत लेके धन इकट्ठा कर लिया जाए, तो इसलिए इनका कार्यकाल लंबा होना चाहिए ताकि ये अच्छे से कार्य कर सके। अगला, अच्छा वेतन। देखिए, इतनी बड़ी पद पे आप किसी व्यक्ति को रख रहे हैं तो उसका वेतन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार की मत सोचे। देखिए, जो भारत है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मुख्य वेतन 2,80,000 रुपये है। ठीक है जी। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,50,000 है। ठीक है जी। और जो उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 है। क्लियर? तो देखिए, उन्हें अच्छा वेतन और पेंशन दी जा रही है ताकि वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। अब आगे देखते हैं। सेवा शर्तों में हानिकारक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं, जैसे उनकी पेंशन ख़त्म करना, छुट्टियों में कोई परिवर्तन करना, वेतन कम करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, न्यायाधीशों की उच्च योग्यता। देखिए, न्यायाधीश स्वतंत्र होकर तभी काम कर सकते हैं जब उनकी योग्यता काफ़ी उच्च हो। अयोग्य व्यक्ति उस पद तक पहुंच ही ना सके, तभी वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे। देखिए, इतना कुशल व्यक्ति जो होगा वो तभी अच्छे से काम करेगा। अगला देखिए, रिटायर होने के बाद वकालत से मनाही। ऐसे व्यक्ति जो जज की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायर होने के बाद वकालत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें सारी तरह के लूप होल पता चल जाते हैं। ठीक है जी। तो उन्हें रिटायर होने के बाद वकालत करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक है कि इसे कार्यपालिका से, मतलब राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, इन सब से अलग रखा जाए ताकि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके। चलिए आगे देखते हैं न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्य। सबसे पहला काम क्या है? देखिए, नाम से अंडरस्टूड है न्यायपालिका, तो मेन काम क्या उसका?
न्याय करना। जितने भी अपराधी हैं या कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उन सबको सज़ा देना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग सके कि अगर हमने किसी कानून को तोड़ा तो हमें सज़ा मिलेगी। सबसे पहला काम क्या है? न्याय करना। दूसरा, कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका उन कानूनों की भी व्याख्या करती है जो कि स्पष्ट नहीं होते। ठीक है जी। तीसरा, कानून का निर्माण करना। देखिए, जो कानून है उसका निर्माण विधानमंडल करती है, परंतु कई दशाओं में न्यायपालिका भी कानून का निर्माण करती है। जैसे वो किसी मुकदमे में फैसला देती है तो वो भी एक तरह से एक कानून ही बन जाता है। अगला देखिए, संविधान का संरक्षक। न्यायपालिका जो है वो संविधान की संरक्षक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना पथभ्रष्ट होता है या किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, और न्यायाधीशों का दायित्व है कि उसकी रक्षा करें। तो इस तरह ये संविधान का भी संरक्षक है। सलाह देना। देखिए, कई मामलों में न्यायपालिका कार्यपालिका को या राष्ट्रपति को किसी मामले पर सलाह दे सकती है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का कोई हनन करता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय को उसके अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है। तो ये व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण भी करती है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रचना कैसे हुई, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और भारतीय संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है। इसकी एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय रचना है, सर्वोच्च, उच्च और उसके अधीनस्थ न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कैसे अस्तित्व में आया, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, आइए वो जानते हैं अब हम। देखिए, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें परिवर्तन करके एक कोलकाता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह सभी अपराध की शिकायतों को सुनने और निपटान करने के लिए स्थापित किया गया था। मद्रास एवं बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा 1800 और 1823 में स्थापित किए गए थे। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी को इसका संविधान लागू हुआ, इसके साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया और जो इसकी पहली बैठक है वो 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं, मतलब उन्हें सभी को ये कानून मान्य होते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। संविधान के प्रावधानों और संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी और शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति इसके पास है। तो देखिए, ये आपने अब तक का इसका पूरा इतिहास जाना कि कैसे अंग्रेज़ों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से इसे। स्वतंत्र भारत में भी ये संविधान लागू होने के बाद पूरी तरह से अस्तित्व में आया है। चलिए
आगे देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कैसा है। देखिए इसमें 31 न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य, एक मुख्य और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 के तहत 4 न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। अब इसकी न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है 31 से। सर्वोच्च न्यायालय मूल रूप से न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निर्धारित की गई थी। समय समय पर बदलाव कर उसमें इन न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किए गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायाधीशों की सलाह भी ली जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता मतलब वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी उसकी योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहा हो या 10 साल तक वकील रहा हो, और राष्ट्रपति के अनुसार वो एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है। देखिए जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगर वो चाहें उससे पहले ही रिटायर होना तो अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है अगर उस पर कोई दोष साबित हो जाता है तो। अब हम न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जान लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं वो 2,50,000 ठीक है वेतन लेते हैं। उसके अलावा उन्हें रहने के लिए मकान, यात्रा भत्ता और उसके अलावा अनेक तरह के भत्ते मिलते हैं और उनके कार्यकाल में उन्हें घटाया नहीं जा सकता। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।